स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका हम लोग फर्स्ट पेपर पिछली क्लास में स्टार्ट किया था जिसका टॉपिक था पाचन संस्थान। पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों पाचन संस्थान के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में समझा था कि पाचन की क्रिया क्या होती है, शोषण क्या होता है और आपका चयापचय की क्रिया क्या होती है। उस क्लास में हम लोगों ने बच्चों अपना जो पाचन संस्थान के प्रमुख अंग हैं जैसे आपका मुंह, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, जो ये पाचन संस्थान के हमारे प्रमुख अंग हैं इनको हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था और समझा था कि मुंह से हमारा जो पाचन की क्रिया कैसे स्टार्ट होती है। हम जब भोजन को अपने मुख में रखते हैं तो वहीं से हमारे पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुंह में ही हमारे लाल ग्रंथियाँ जो आके मिलती है उनसे हमारा भोजन गीला और चिपचिपा होता है और उससे ही हमारे पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। पहले मुख में भोजन जाता है, मुख से ग्रासनली में, ग्रासनली से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, हमारे आमाशय में पहुँचता है, जहाँ सबसे देर भोजन हमारा 3 से 4 घंटे तक रहता है। फिर उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में तो जाके हमारे जो ये पाचन की क्रिया पूरी तरह से यहाँ पे पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो अंग है ये पाचन संस्थान के प्रमुख अंग कहे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनको कार्य में मदद करने के लिए पाचन संस्थान में कुछ हमारे सहायक अंग भी होते हैं, यानी कि उनको मेन रोल नहीं अदा करते लेकिन वो उनके कार्य में काफ़ी मदद करते हैं। उनसे उनके बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह जो निकल के उनको मिलने से हमारे भोजन के पाचन की क्रिया पूरी होती है। तो आज हम लोग बच्चों अपनी क्लास में पाचन क्रिया के जो सहायक अंग हैं उनको आज डिस्कस करेंगे कि हमारी पाचन क्रिया के सहायक अंग कौन कौन से हैं। तो पहली बात कर लेते हैं लाल ग्रंथियां की। ठीक है बच्चों, लाल ये हमारे मुख में सबसे पहले जो हमारा मुख गीला होता है, चिपचिपा होता है, हमारे बोलते हैं, हमारा मुंह सूखता नहीं, तो वो सब सारी क्रिया कैसे होती है, हमारे लार के कारण ही होती है। तो हमारा जो ये लार होता है ये भोजन को पचने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, इससे भोजन हमारा चिपचिपा होता है। जब हम कोई चीज़ मुख में रखते हैं तो सूखी चीज़ नहीं चबा पाते, लेकिन जब उस भोजन में ये लार आके मिल जाता है तो भोजन गीला और चिपचिपा हो जाता है, जिससे उसको निगलने में हमें आसानी होती है। ये लार जो होते हैं हमारे भोजन के पाचन में काफ़ी मदद करते हैं। और जो हमारे 6 पोषक तत्व जैसे हमने बताया था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, तो सबसे पहले मुख में कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं जैसे रोटी, चावल जो भी है, तो उस पर सबसे पहले लार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो कई आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कौन से लार किस भोज्य पदार्थ पे क्रिया करते हैं। मतलब हर जो ये 6 पोषक तत्व होते हैं बच्चों, हर पोषक तत्वों के लिए एक विशेष लार होता है, सिलाइवा जिसे कहते हैं, वो उन पे क्रिया करता है। जैसे कार्बोस पे टाइलिन क्रिया करेगा, वसा पे लाइकेज क्रिया करेगा। तो ये जो लार है उनकी वर्गीकरण होता है, उसी के आधार पे जो हमारी ये पोषक तत्व होते हैं उनके पाचन क्रिया में उनको काफ़ी मदद मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लार की। तो लार हमारे शरीर में बच्चों 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 3 लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनमें जो है आपकी सबसे पहली कर्णपूल ग्रंथि, हाँ ये जो होती है कर्णपूल ग्रंथि,
बच्चों ये ग्रंथि जो होती है हमारे कान के पास पाई जाती है। जो हमारा ये कान और जो ये हमारा दांत लगे होते हैं वहाँ पे ये कर्णपुट ग्रंथि पाई जाती है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है लाल ग्रंथि में? कर्णपुट ग्रंथि ही होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई। दूसरी आपकी अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। ये तीनों ग्रंथियाँ जो होती है हमारे कान से और ये जो हमारा मुख का जबड़ा होता है उससे ये जुड़ी होती है और वहीं से लाल हमारे मुख में स्रावित होता है। और दूसरी जो होती है आपकी अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है। दूसरी क्या है? अधोजीवा। ये भी हमारे यहाँ पे कान के पास ही पाई जाती है, ये उससे छोटी ग्रंथि होती है। और फिर तीसरी होती है अधोजन्म ग्रंथि, ठीक है। तीसरी आपकी है अधोजन्म ग्रंथि, अधोजन्म ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो हमारी 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां हैं इन्हीं से हमारा जो होता है ये लाल स्रावित होता है और भोजन को पाचन में मदद करता है। ये हमारे पाचन संस्थान के जो भोजन पचने की क्रिया होती है उसमें ये सहायक अंग के रूप में हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके हो गया लाल के हमारी लाल ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यकृत की। यकृत यानी कि हमारा लिवर, ठीक है। लिवर, हमारा लिवर, यकृत, ये हमारा बच्चों जो यकृत होता है ये मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं तो उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमारी यकृत होती है, ठीक है। और इसका वजन करीब कितना होता है? इसका वजन करीब 1.5 kg तक हमारा वजन होता है इसका, यकृत के हमारे। हाँ, और ये एक लाल रंग की जैसे एक थपथपी टाइप की ग्रंथि होती है। इसका रंग गहरा लाल होता है क्योंकि उसमें हमारे ब्लड से रिलेटेड जितनी भी धमनी और शिराएं होती है उनके द्वारा भोज्य पदार्थ आते जाते रहते हैं। तो ये एक लाल रंग की मतलब हल्की लाल भी नहीं होती है, डार्कनेस लाल पे ये ग्रंथि हमारी पाई जाती है। और यकृत का हमारे शरीर में बच्चों बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये हमारे बहुत से कार्यों को पूरा करती है यकृत। और इसकी जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में बड़ी होने के कारण सभी संस्थानों में ये हमारी मदद करती है। तो यकृत हो गई ये आपके जो पाचन क्रिया में सहायक अंग हो गई। दूसरा हो गया आपका यकृत। तो यकृत के कुछ कार्य भी होते हैं बच्चों की। यकृत हमारी ग्रंथि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारे पाचन संस्थान के कार्य करने में। तो सबसे पहला कार्य बच्चों होता है पित्त-रस बनाना। हाँ, यकृत का कार्य होता है कि पित्त-रस बनाना। जो हमारे रस पित्त, यही पित्त-रस जो बनते हैं यही भोजन को पाचन में मदद करते हैं कि हमारे भोजन के पाचन की क्रिया पूरी तरह से हो पाती। तो ये क्या बनाते हैं? हमारे पित्त-रस बनाते हैं कि भोजन हमारे पित्त-रस बनाने का कार्य करते हैं। अब दूसरी बात आती है ग्लाइकोजन का निर्माण तथा संग्रह करना। बच्चों हमने पहले भी क्लास में बताया था कि जो भी 6 पोषक तत्व होते हैं उनके सबसे जब पाचन की क्रिया होती है तो वो भोज्य पदार्थ सबसे अपनी छोटी इकाई में टूटते हैं। जैसे प्रोटीन सबसे छोटी इकाई अपने एमिनो एसिड में टूटेगा, वसा एसिड में टूटेगा, और जो हमारा कार्बोज होता है वो हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। कार्बोज सबसे छोटे फॉर्म में किस में टूटता है? हमारे ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। तो ग्लूकोज का क्या होता है कि वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है, ठीक है। फिर हमें ग्लाइकोजन के रूप में हमारी मांसपेशियों में वो संग्रहित होता है ग्लाइकोजन। तो ये यकृत जो होती है वही ग्लाइकोजन का निर्माण करती है और उसको संग्रहित मतलब स्टोर करे रहती है। हम कभी बीमार अवस्था में होते हैं या कभी व्रत या किसी वजह से हम 1-2 दिन भोजन आहार नहीं ले पाते तो जो यही ग्लाइकोजन होता है ये फिर ग्लूकोज के रूप में चेंज होके हमारे को वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो यकृत ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है कि ग्लाइकोजन का निर्माण और उनके संग्रह की प्रक्रिया को पूरा करती है। अब तीसरी बात इनके कार्य की है यूरिया तथा यूरिक अम्ल का निर्माण, ठीक है। यूरिया तथा यूरिक अम्ल का भी निर्माण किसके द्वारा होता है? हमारे यकृत के द्वारा ही होता है। और विषमारक क्रिया बच्चों अगर हमारे शरीर में ये जो विष मतलब टॉक्सिन भी बनते रहते हैं जब पाचन की क्रिया होती है, फिर और भी अंदर अपघटन की क्रिया होती रहती है। कार्बोहाइड्रेट के से रक्त अशुद्ध हो जाते हैं तो रक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होती है तो उससे
कई पदार्थ टूटते हैं और उससे रक्त भी अशुद्ध हो जाता है। तो फिर वो रक्त जो बच्चों होता है हमारे, फिर वो हृदय से फेफड़े में जाता है और फेफड़े से रक्त शुद्ध होकर कहाँ आता है, फिर हृदय में आता है और वो क्रिया पूरी चलती रहती है। तो जो ये यकृत होता है ये हमारे विस्मारक क्रिया का भी कार्य करता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होगी तो कुछ न कुछ मतलब गर्म पदार्थ या गलत चीज़ें उसमें निकलती है, तो उस चीज़ को मारने का कार्य कौन करता है, हमारा यकृत करता है। इससे हमारे विस्मारक की क्रिया का पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारे विस्मारक क्रिया का भी कार्य करता है। तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन करीब 1.5 kg लाल रंग की ग्रंथि के रूप में पाई जाती है और इसके प्रमुख कार्य होते हैं पित्त बनाना, ग्लाइकोजन का निर्माण करना, यूरिया तथा यूरिक अम्ल का निर्माण करना और विस्मारक क्रिया को करना। ठीक है, यकृत के बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों अग्नाशय की। ठीक है, अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज भी कहते हैं। तो जो ये अग्नाशय है हमारे बाईं ओर होता है और ये 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय क्या होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका कोई निश्चित आकार अग्नाशय का नहीं होता, ये अनियमित आकार का होता है, हमारे बाईं तरफ में होता है शरीर में और ये यकृत के नीचे भी पाया जाता है जो चीज़ें हैं। तो जो अग्नाशय से ही हमारे जो शरीर में इंसुलिन बनने की जो क्रिया होती है, इंसुलिन बनने के अग्नाशिक रस जो होता है वो अग्नाशय से ही हमारा अग्नाशिक रस निकलता है जो पाचन की क्रिया में काफ़ी मदद करता है। और अग्नाशय से ही जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें अगर इंसुलिन नहीं बन पाता है तो अग्नाशिक रस के द्वारा जो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अग्नाशय कहाँ स्थित होता है, हमारे शरीर में बाईं तरफ होता है और ये 15 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इससे हमारे शरीर को क्या निकलता है, अग्नाशिक रस निकलता है जो पाचन क्रिया में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से ही होता है। जब डायबिटिक पेशेंट को होता है कि उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वो क्रिया कैसे प्रभावित होती है, अग्नाशय से, क्योंकि इंसुलिन का जो स्राव होता है हमारे अग्नाशय के द्वारा ही होता है। ये पक्वाशय, ये प्लीहा और पित्ताशय के बीच में स्थित होता है, बाईं तरफ हमारे होता है। इसका इंसुलिन बनाने का जो कार्य होता है वही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं या क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं, क्लोम ग्रंथि। ठीक है, इसे अग्नाशय या क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे भोजन के पाचन की क्रिया में भी और हमारे इंसुलिन स्रावित करने से भी इसकी काफ़ी हेल्प होती है। अब बात आती है प्लीहा की। ठीक है, प्लीहा की। तो जो बच्चों ये प्लीहा भी होता है ये एक छोटा सा एक बैंगनी रंग की लाल चिपटी टाइप की ग्रंथि होती है प्लीहा और इसका जो कार्य होता है बच्चों हमारे ग्रंथियों को से जो रस निकलता है वो भी इसकी मदद करता है और इसकी करीब लंबाई 5 इंच तथा चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 3 इंच तक होती है। ठीक है, प्लीहा का जो इसकी लंबाई कितनी होती है और ये मतलब चिपटी लाल रंग की चमकदार ग्रंथि होती है प्लीहा और ये भी हमारे पाचन संस्थान में काफ़ी मदद करती है और उनके चीज़ों जो रस होते हैं उनको एक दूसरे से स्रावित करती है। प्लीहा की बात होगी। अब बात कर लेते हैं पित्ताशय की। पित्ताशय, ठीक है, पित्ताशय ये जो होता है बच्चों हमारे जो यकृत है उसके नीचे नाशपाती के आकार की ये ग्रंथि होती है, मतलब इसका सिर्फ नाशपाती के आकार का होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, करीब 4 इंच होती है। ठीक है, जो हमारा पित्तरस होता है, जो पित्तरस कहाँ बनता है, हमारे पित्ताशय में ही बनता है और ये पित्तरस ही हमारे भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है और उससे काम मिलता है। ठीक है, पित्ताशय।
जो ये पित्ताशय की लंबाई 4 इंच होती है करीब, और इसका जो कार्य होता है ये पित्तरस बनाना, ठीक है। ये जब पित्तरस बनाता है तो इसमें करीब 50 से 60 लीटर तक पित्तरस, मतलब उसमें हमारे इसके पित्त की थैली में स्टोर होता है। लेकिन जब भोजन पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है और भोजन अमाशय में आ जाता है जब तक, तो ये जो पित्तरस 50 से 60 लीटर तक यहाँ पे तैयार हो जाता है हमारे शरीर में। तो ये पित्तरस कहाँ चला जाता है? पक्वाशय में चला जाता है, ठीक है, पक्वाशय में चला जाता है। और फिर वहाँ से वो पित्तरस भोजन के साथ मिलके पाचन की क्रिया पूरी होती है। और फिर ये हमारा जो पित्ताशय होता है पुनः खाली हो जाता है। सारी जो इसकी जो पित्तरस है पक्वाशय में चला गया और पित्ताशय पुनः खाली हो जाता है। उस समय इसका रंग कुछ बैंगनी टाइप का दिखता है, जिस हिसाब से पक्वाशय का भोजन पूरी तरह से खाली हो जाता है। और अगर हम मांसाहारी भोजन करते हैं या फिर जैसे जो आपके हार्ड भोजन होते हैं उसमें ज़्यादा ये पित्ताशय उस समय ज़्यादा बनता है। इसीलिए आदमी कहता है कि गरिष्ठ भोजन या हैवी भोजन नहीं करते हम लोगों को पित्त या फिर एसिड बनते हैं। आप लाइट भोजन करते हैं, हल्का भोजन करते हैं, तो उस समय पित्ताशय का कम बनती है। और ये भोजन का इसका कार्य क्या होता है? पित्ताशय का कार्य क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक है, भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे भोजन के पचने की क्रिया प्रारंभ होती है। और पित्ताशय से जो पित्तरस निकलता है वो सीधे पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय से जब पित्तरस जाता है तो वो पूरा पित्ताशय वहाँ से हमारा खाली हो जाता है, जो 50 से 60 लीटर का भी। और जितने हम लोग हैवी भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन या मांसाहारी भोजन करते हैं, उस समय हमें हमारे शरीर में पित्तरस की मात्रा ज़्यादा बनती है। और ये हमारे भोजन को पाचने में मदद करने में दिक्कत होती है। तो ये बच्चों जो आपके ये सहायक अंग थे, हम लोगों ने पहले उसके प्रमुख अंग के बारे में जाना था, और ये हमारे क्या थे? ये पाचन संस्थान की आपके सहायक अंग थे जो उसमें कार्य करते हैं। पहली थी इसमें लार ग्रंथियाँ, दूसरा आपका यकृत, अग्नाशय, प्लीहा और पित्ताशय। जिसमें आपका जो ये यकृत है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट टाइप के आते हैं कि यकृत पे आप सिर्फ शॉर्ट नोट लिखिए। तो यकृत के बारे में हमने बताया कि क्या है, और इसके कार्य को भी डिस्कस किया कि ये चीज़ें इसमें क्या होती है। तो बच्चों ये जो सहायक अंग है, पहले जो हम लोगों ने प्रमुख अंग मुंह, अमाशय, सॉरी मुंह में, फिर ग्रासरी में, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत, और उसके बाद ये उनकी मदद करते हैं। तो बच्चों ये सारे जो अंग हैं ये पाचन संस्थान में मदद तो करते हैं, लेकिन हमें भी अपने पाचन संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब उसको एक अच्छे प्रकार से वो कार्य कर सके, इसके लिए ये आवश्यक होता है कि जो हम अपना भोजन लें वो अच्छा लें, मतलब पौष्टिक भोजन लें, और मतलब आहार में वो सारी चीज़ें हो जो हमारे पोषक तत्व में प्राप्त हो। ज़्यादा गर्म या ज़्यादा स्पाइसी या बहुत हार्ड या अव्यवस्थित भोजन लेने से, खाने से, या सही समय पे भोजन ना करने से, या भोजन को चबाने से नहीं, मतलब आप बहुत जल्दी भोजन कर लीजिए या उसके कोई एक टाइम से नहीं, तो ये सारे जो अंग हैं वो सारे इफ़ेक्टिव होते हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि हम अपने पाचन संस्थान को, सहायक अंग को, सबको अच्छी प्रकार से वो कार्य करें। तो हमें भोजन करने का तरीका, भोजन की मात्रा, सब कुछ को बैलेंस करके चलना चाहिए कि जिससे इनको कार्य करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हम भोजन करते हैं शरीर को चलाने के लिए, और फिर उसका अगर पाचन और शोषण और जो चयापचय की क्रिया अगर सही प्रकार से नहीं होगी तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे शरीर में जो ये पाचन संस्थान के जो सारे सहायक और प्रमुख अंग होते हैं, इनको हमको सही रखना भी बहुत आवश्यक होता है कि हमारा आमाशय ठीक रहे, हमारी यकृत सही रहे, सब कुछ जो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम लोगों को अपने बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं, ये अंग हैं, इनको साफ, मतलब उनको स्वस्थ रखने की भी आवश्यकता होती है, जैसे हमारे पाचन की क्रिया काफ़ी अच्छी प्रकार से हो सके। बच्चों हम लोग अपनी क्लास में आगे में, आज की क्लास में हम लोगों ने इतना दिखा, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपने कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो मदद करते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स किस प्रकार हमारे पाचन संस्थान में मदद करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोन्स और एंजाइम्स को देखेंगे। थैंक यू।